हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसे हमने फ्रांसीसी क्रांति से अबव के सभी टॉपिक्स को कवर किया, अमेरिकी क्रांति तक इसको पढ़ा था। तो हम आज इसके आगे से ही कंटिन्यू करेंगे, विच इज स्टार्ट फ्रॉम फ्रांसीसी क्रांति। लेट्स बिगिन द चैप्टर स्टूडेंट्स। उपनिवेशों की इस सफलता के उपरांत न केवल स्वतंत्रता को अमेरिकी आस्था के रूप में स्थापित किया, बल्कि इसके दूरगामी परिणामों से फ्रांसीसी क्रांति को भी प्रेरित किया। और इस क्रांति से पूर्व फ्रांस एक वर्ग विशेषाधिकार, निरंकुश और सत्तावादी शासन पर आधारित था। और यहाँ राजा 14वां लुई अपनी तमाम कमजोरियों के बावजूद भी देश की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता था, लेकिन उसके उत्तराधिकारी सरकार के अंतर्गत अपने दायित्वों का पूर्ण रूप से पालन करने में सक्षम नहीं थे, और इससे समाज में असमानता का दबाव बना हुआ था। ठीक इसके विपरीत विशेषाधिकार रहित मध्यम वर्ग में कनिष्ठ पादरी, कृषक और श्रमिक थे, और ये लोग बिना किसी अधिकार के सभी दायित्वों के प्रति उत्तरदायी थे। लगातार युद्ध और राजा के उत्तराधिकारियों द्वारा मनमाने खर्च ने राज्य को कंगाल बना दिया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि सरकार द्वारा लगाए गए करों का सारा बोझ विशेषाधिकार विहीन वर्ग पर पड़ गया, जो इसका भुगतान करने के लिए सक्षम नहीं थे। 1789 ईस्वी में 16वें लुई ने लगातार बढ़ते हुए खर्च की समस्या का हल निकालने के लिए एस्टेट्स जनरल की एक सभा बुलाई, और यह सभा प्राचीन शासन की समाप्ति और क्रांति के लिए माध्यम सिद्ध हुई। और अब फ्रांस की जनता फ्रांसीसी दार्शनिकों की उदारवादी विचारधारा से प्रेरित थी। रूसो के अनुसार व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होते हैं, परंतु वे स्वतंत्र बंधनों में जकड़े हुए हैं। उसके अनुसार एक लोकप्रिय जनमत के आधार पर सरकार द्वारा इस बंधन की बेड़ियां तोड़ी जा सकती थीं। वॉल्टेयर ने भी चर्चों में भ्रष्टाचार और निरंकुशता की बुराइयों का खुलासा किया। संक्षेप में, इन संदेशों ने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, इन तीन शब्दों के आसपास क्रांति के सुर को बांध दिया। 176 वर्षों के उपरांत लुई 16वें ने एस्टेट्स जनरल की सभा बुलाई, और एस्टेट्स जनरल का अर्थ है 3 सदनों वाला एक निकाय, और इन तीनों वर्गों में प्रत्येक वर्ग की संख्या समान थी तथा वे अलग अलग मतदान करते थे। मतदान के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त पहले दोनों वर्गों को मत देने की दोहरी सुविधा का लाभ मिला हुआ था, जिससे आम लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला तीसरा निकाय वस्तुतः महत्वहीन हो जाता था। तीसरे वर्ग ने इसका कड़ा विरोध किया, और उसने सामूहिक रूप से राजा का विरोध किया। तीसरे वर्ग की क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए राजा ने सभा कक्ष के दरवाजे बंद करवा दिए, और अंततः 1789 ईस्वी में इसके इस निर्णय ने जनरल एस्टेट्स के सदस्यों को टेनिस कोर्ट में संविधान के निर्माण तक अलग न होने की प्रतिज्ञा लेने के लिए बाध्य किया, और उस प्रकार राष्ट्रीय सभा का निर्माण हुआ। फ्रांस की इस क्रांति के फलस्वरूप स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का यह संदेश विश्व के अनेक देशों में प्रतिध्वनित होकर उन्हें प्रेरित करता रहा है, और अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात औद्योगिक क्रांति की नींव पड़ी। औद्योगिक क्रांति की बात करें तो 18वीं शताब्दी में 1750 ईस्वी के बाद इंग्लैंड को औद्योगिक क्रांति के चरण से गुजरना पड़ा। कलाकारों के स्थान पर अब घरेलू उत्पादन और कारखानों में सामान के उत्पादन हेतु मशीनों का प्रयोग होने लगा था, और इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी अर्थव्यवस्था की रूपरेखा बदल गई, और साथ ही इंग्लैंड के भारत जैसी बाहरी देशों के साथ संबंध और बाहरी व्यापार प्रणाली भी बदली, और पूंजीवाद का अर्थव्यवस्था के आधार के रूप में आविर्भाव हुआ। कच्ची सामग्री के स्रोतों व उत्पादित माल की बिक्री हेतु क्षेत्रीय बढ़त व पूंजीवाद की आवश्यकता थी। बाजार लाभ व प्रतियोगिता आधारित हो गए थे,
और आगे प्रतिद्वंदियों और मतभेदों में बढ़ोतरी होती गई और वे विश्व के अन्य भागों तक भी फैल गए और प्राय अन्य देशों को नगरों अथवा उपनिवेशों में रूपांतरित कर दिया, जैसे भारत। औद्योगिक उत्पादन ने पिछले तंत्र से सशक्त बदलाव चिन्हित किए और इसने कारखाने में न केवल दीर्घ स्तरीय उत्पादन का मार्गदर्शन किया वरन शारीरिक श्रम का स्थान भी ले लिया। इंग्लैंड के पास उच्चतर तकनीक की सुविधा भी थी और इसीलिए वह सस्ते दामों पर अपार माल का उत्पादन प्राप्त करने में सक्षम था और इसने उन नगरों में अपना सामान सस्ते दामों पर बेचा जिन्होंने इसका आयात बाजार भंग कर दिया था और परिणाम स्वरूप 19वीं सदी में भारत इंग्लैंड से रेशे लेने का आयतन बन गया था, जबकि 18वीं शताब्दी तक भारत सूती वस्त्र का सबसे प्रमुख उत्पादन और आयातक था। बदलाव की इस पूरी प्रक्रिया को औद्योगिकीकरण का नाम दिया गया। औद्योगिक क्रांति को जन्म देने वाले कारण भी हैं कुछ। औद्योगिक क्रांति अनायास ही प्रकट नहीं हो गई, उसे जन्म देने के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं और इन कारणों को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। पहला, लोहे और कोयले की खोज। इंग्लैंड में लोहे और कोयले की खोज करके नई नई मशीनों का निर्माण प्रारंभ हो गया और इन्हीं मशीनों ने उत्पादन की घरेलू पद्धति को कारखाना पद्धति में बदल दिया। नवीन आविष्कार की बात करें तो विज्ञान और शिक्षा की प्रगति के साथ साथ नई नई मशीनों के आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने में विशेष सहयोग प्रदान किया। पर्याप्त पूंजी की बात करें तो इंग्लैंड के उद्योगपतियों के पास उस समय पर्याप्त पूंजी थी, अतः उन्होंने अधिक धन कमाने के आकर्षण में कारखाना व्यवस्था को प्रोत्साहित करके औद्योगिक क्रांति को जन्म दे डाला। चालक शक्ति की बात करें तो उस काल में कोयला चालक शक्ति का आधार बना हुआ था। भाप की शक्ति से चलने वाले इंजन के आविष्कार ने कारखानों की स्थापना का स्वर्णिम युग आरंभ कर औद्योगिक क्रांति को निमंत्रण दे डाला। नाउ कच्चे मालों की उपलब्धता। यूरोप के शक्तिशाली देशों ने निर्बल राष्ट्रों में अपने उपनिवेश स्थापित किए और उनसे पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध होने लगा और कच्चे माल की उपलब्धता ने धड़ाधड़ कारखाने खोलने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित कर दिया। सिक्स्थ, बाजारों की सुलभता। यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेश पिछड़े राष्ट्र थे और अतः उन देशों के बाजार उनके कारखानों से बने मालों को सुलभ हो गए। श्रमिक की सुलभता की बात करें तो यूरोपीय शक्तियां एशिया तथा अफ्रीका के पिछड़े देशों से गुलाम खरीद कर लाती थी, जो कि उनके कारखानों में श्रमिकों के रूप में कार्य कर उत्पादन में सहयोग देते थे। परिवहन के साधनों का भी विकास हुआ। स्थल तथा जल परिवहन के विकास के कच्चे माल लाने तथा तैयार माल खपत के केंद्रों तक पहुंचाने में बहुत सहयोग दिया और द्रुतगामी परिवहन के साधनों ने औद्योगिक क्रांति के प्रादुर्भाव में बड़ा योगदान दिया। उपनिवेशवाद की बात करें तो इंग्लैंड के समान यूरोपीय शक्तियों ने उपनिवेशों की स्थापना कर वहां अपना तैयार माल बेचकर अधिक से अधिक धन कमाने के लिए औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। इस प्रकार उपनिवेशवाद, पूंजीवाद और वाणिज्यवाद ने संचार को जो नई अर्थव्यवस्था प्रदान की, उसे ही औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज औद्योगिक क्रांति के प्रभाव। कुछ प्रभाव थे औद्योगिक क्रांति के, वो क्या थे उनके बारे में पढ़ेंगे। नगरों की संख्या में वृद्धि। औद्योगिक क्रांति होने से पहले विश्व की अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती थी तथा खेती द्वारा जीवन यापन करती थी और ये गांव अधिकतर आत्मनिर्भर होते थे तथा कस्बे एवं शहरों में शिल्प तथा प्रशासन कार्य किया जाता था। प्राय व्यापार देश के अंदर ही होता था, लेकिन औद्योगिक विकास होने के बाद शहर आर्थिक विकास के केंद्र बन गए और औद्योगिक विकास ने अनेक नगरों को विकसित किया और इन शहरों ने घनी आबादी को आकर्षित किया और अमेरिका तथा यूरोप में आज 80% से ज्यादा आबादी शहरों में निवास करती है। एशियाई देशों की स्थिति इसके विपरीत है।
वहाँ औद्योगिक विकास देर से तथा कम होने के कारण आज भी अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है तथा कृषि से आजीविका कमाती है। पूंजीवाद का प्रारंभ की बात करें तो औद्योगिक क्रांति के पश्चात औद्योगिक पूंजीवाद का आरंभ हुआ और यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजी अर्थात उत्पादन के सभी साधनों का संकेंद्रण कुछ ही लोगों यानी कि कारखानों के मालिक के साथ हाथ में ही हो, हो जाता है। पूंजीवादी लोग अधिकांशतया मजदूरों का शोषण करते हैं और जिस कारण समाज में अनेक आर्थिक असमानताएं उत्पन्न होती हैं। मजदूरों का जीवन शोचनीय हो जाता है और आर्थिक असमानता से वर्ग संघर्ष का जन्म होता है और विश्व के अनेक देशों में इस प्रकार के वर्ग संघर्ष होते रहते हैं। थर्ड पॉइंट इज नवीन राजनीतिक विचारों का उदय। कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन एवं सेंट साइमन ने राजनीतिक चिंतन में समाजवाद एवं साम्यवाद के सिद्धांतों को जन्म दिया और उनका दृढ़ मत था कि जीवन में बुनियादी सुधार करने के लिए समाज की पुनः रचना एवं पुनः संगठन अति आवश्यक है। फोर्थ इज साम्राज्यवाद का प्रसार की बात करें तो इंग्लैंड, पुर्तगाल, हॉलैंड, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों के नाविक एवं व्यापारी 15वीं शताब्दी से ही एशियाई देशों से वस्त्र, मसाले, चाय, सॉल्ट पोर्ट तथा चीनी आदि वस्तुओं का व्यापार करते थे। औद्योगिक क्रांति होने के कारण यूरोप के देशों के कारखानों में बड़ी मात्रा में वस्तुओं का निर्माण किया जाने लगा, जिस कारण उन्हें अधिक मात्रा में कच्चे माल के स्रोतों तथा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार की आवश्यकता महसूस होने लगी और वस्त्र उद्योग के लिए कपास की जरूरत हुई, जो एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा होती थी और इसलिए यूरोपीय देश एशिया एवं अफ्रीका के देशों से अधिकाधिक व्यापार करने लगे और यूरोपीय देश एशियाई देशों के बाजारों पर नियंत्रण करने के लिए आपस में बहुत प्रतिस्पर्धा करते थे। इंग्लैंड इन देशों में सबसे आगे था। भारत, श्रीलंका तथा एशिया के अनेक देशों में इंग्लैंड ने अपनी प्रभुता कायम कर ली और इंग्लैंड, पुर्तगाल, फ्रांस, डेनमार्क, हॉलैंड आदि देशों ने एशियाई देशों की राजनीतिक अस्थिरता तथा वहां केंद्रीय शक्ति न होने का लाभ उठाकर उन देशों में अपने अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए और धीरे धीरे उन्होंने इन देशों पर अपना राजनीतिक नियंत्रण भी स्थापित कर लिया। राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास में यूरोपीय देशों में आपसी संघर्ष भी हुआ, जिसमें इंग्लैंड विजयी हुआ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्या हुआ, कि शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में पढ़ेंगे। इंग्लैंड, पुर्तगाल, हॉलैंड, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों के नाविक एवं व्यापारी 15वीं शताब्दी से ही एशियाई देशों से वस्त्र, मसाले, चाय, सॉल्ट, पॉटरी तथा चीनी आदि वस्तुओं का व्यापार करते थे। औद्योगिक क्रांति होने के कारण यूरोप के देशों के कारखानों में बड़ी मात्रा में वस्तुओं का निर्माण किया जाने लगा, जिस कारण उन्हें अधिक मात्रा में कच्चे माल के स्रोतों तथा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार की आवश्यकता महसूस होने लगी। वस्त्र उद्योग के लिए कपास की जरूरत हुई, जो एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा होती थी और इसीलिए यूरोपीय देश एशिया एवं अफ्रीका के देशों से अधिकाधिक व्यापार करने लगे। इंग्लैंड इन देशों में सबसे आगे था और भारत, श्रीलंका तथा एशिया के अनेक देशों में इंग्लैंड ने अपनी प्रभुता कायम कर ली। इंग्लैंड ने पुर्तगाल, फ्रांस, डेनमार्क, हॉलैंड आदि देशों ने एशियाई देशों की राजनीतिक अस्थिरता तथा वहां केंद्रीय शक्ति न होने के का लाभ उठाकर उन देशों में अपने अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए और धीरे धीरे उन्होंने इन देशों पर अपना राजनीतिक नियंत्रण भी स्थापित कर लिया। राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास में यूरोपीय देशों में आपसी संघर्ष भी हुए, जिसमें इंग्लैंड विजयी हुआ और इस प्रकार एशिया तथा अफ्रीका के अनेक देशों में इंग्लैंड एवं अन्य यूरोपीय देशों के उपनिवेश स्थापित हो गए। नाउ द टॉपिक इज नए आंदोलन। नए आंदोलनों में क्या क्या चीजें हुई थी, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 19वीं सदी के दौरान ही मजदूरों ने अपने आम हितों की रक्षा और प्राप्ति के लिए अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए
और इन संगठनों को मजदूर संघ या ट्रेड यूनियन कहा गया। ये मजदूर संघ एक प्रकार से पूंजीपतियों अथवा उद्योगपतियों द्वारा किए जाने वाले मजदूरों के शोषण के विरुद्ध अपनी मांगे मनवाने के लिए बनाए गए। और इन संघों ने नई और बेहतर जिंदगी के लिए राजनीतिक आंदोलन भी शुरू किए। कुछ विचारकों और दार्शनिकों ने यह मांग उठाई कि जमीन, कारखाने और उत्पादन के अन्य साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व न होकर जनता का स्वामित्व होना चाहिए। इनमें से दो ऐसे विचारक हुए जिनके सिद्धांतों का सारी दुनिया पर असर पड़ा, और ये दो विचारक थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल। उन्होंने कहा कि पूंजीवाद के स्थान पर एक नई अर्थात सामाजिक व्यवस्था, समाजवाद की स्थापना होनी चाहिए। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के सारे साधन, जमीन, कारखाने आदि पूरे समाज की सामूहिक संपत्ति होंगे और इन पर केवल कुछ लोगों, पूंजीपतियों का अधिकार नहीं होगा। इनके विचारों में प्रेरित पहली सफल क्रांति 1917 ईस्वी में रूस में हुई, जिसने वहां की निरंकुश तानाशाही को उखाड़ फेंका, और इस क्रांति ने संसार के सभी देशों को प्रभावित किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि पिछली 2-3 शताब्दियों में दुनिया अनेक क्रांतियों और आंदोलनों से गुजरी है, और इन क्रांतियों और आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य समाज में समानता एवं स्वतंत्रता की भावना पर बल देना था। और इस काल में विश्व के सभी देश एक दूसरे के संपर्क में आए। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सभी देशों ने मिलकर ऐसे प्रयास किए कि विश्व में शांति और सद्भाव का वातावरण बने और एक ऐसे समाज की स्थापना हो जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिले तथा सत्ता जनता के हाथ में हो। तो ये था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।